A very warm welcome to ICT Virtual Classroom देहरादून. My name is Samta. क्लास 12th में बच्चों आप लोगों का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी में, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. उसमें आप सभी ने एमटीपी के बारे में कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो चुका है. आपका इनफर्टिलिटी के बारे में आज हमें पढ़ना है. लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड. बच्चों चैप्टर नंबर 4 में क्लास 12 के बायो में जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर का नाम है, उसमें आप सभी ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, उसके बारे में जाना था. एक टॉपिक था फैमिली प्लानिंग, परिवार कल्याण, जिसको आजकल उनको परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जाना था. परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के बारे में. फिर छोटे परिवारों के लिए लघु परिवार होते रहें, इसके लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात हुई थी, गर्भ निरोधक युक्तियों के बारे में, जिसमें आपको मैंने बताया था कि 2 प्रकार से ये युक्तियां काम करती हैं. एक तो नेचुरल मेथड होता है, प्राकृतिक विधियां, और दूसरे आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं, यानी कि कृत्रिम विधियां. उनके बारे में आप सभी ने बात करी थी. तो प्राकृतिक विधियों में आपने 3 चीजों के बारे में पढ़ा था, और जो आपका आर्टिफिशियल तरीके थे उनके बारे में हमने बात करी थी कि आईयूडी इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस को कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज किया जा सकता है. और कॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि 2-3 तरीके की होती है, उसको यूज किया जा सकता है. और कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में भी बात करी थी. कुछ स्किन के नीचे होने वाले इम्प्लांट्स के बारे में भी बात करी थी. एक सहेली के नाम की गर्भ निरोधक गोली के बारे में भी बात करी गई थी, जो ओरली ली जाती है और वीकली ली जाती है, यानी हफ्ते में 1 दिन खानी होती है. और एक ऐसी गोलियों के बारे में बात की गई थी जो पूरे 21 दिन तक खानी होती है, और उसके बाद स्टॉप करते हैं. 7 डेज का होल्ड लेने के बाद फिर से डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको स्टार्ट किया जाता है. ठीक है. उसके बाद बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने के अलावा परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको आप कह सकते हैं, कुछ ऐसी विधियां जो सर्जिकल मेथड्स के द्वारा यूज की जा रही थी, शल्य क्रियात्मक विधियां जो थी, उनके बारे में बात करी गई थी कि क्या थी. एक आपका वैसेक्टोमी था, दूसरा ट्यूबेक्टोमी था, जिसको साधारण भाषा में एकदम नसबंदी शब्द की तरह यूज किया जाता है, जिसमें आपका वैसेक्टोमी जो है वो पुरुषों में होता है, और ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो आपका स्त्रियों में या फीमेल्स में होता है. ठीक है. आपके साथ बात करी गई थी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी के बारे में, जिसको आप शॉर्ट में अबॉर्शन कहते हैं. और उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, यानी कि लैंगिक रूप से संचारित होने वाले यौन संचारित रोगों के बारे में. ठीक है. तो इतना हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का. अब इस चैप्टर में हम लोगों के पास जो टॉपिक बचता है बच्चों, वो है इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी को आप कह सकते हैं बंध्यता. बंध्यता का मतलब जैसे मेनी कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन. आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो कपल हैं, पति पत्नी हैं, लेकिन क्या है, उनके पास बच्चे नहीं हैं. बच्चे नहीं हैं का मतलब वो लोग जब उनकी रिप्रोडक्शन की एज रही हो तब वो बच्चे नहीं पैदा कर पाए. रीजन क्या रहा होगा कि उनके शरीर में कुछ ऐसी कमियां रही होंगी जिससे बच्चे नहीं हो पाए. तो इस प्रकार के जो युगल होते हैं वो इनफर्टाइल कहलाते हैं. मतलब उनको अब वो प्रॉब्लम किसमें हो सकती है, कभी पत्नी के अंदर कोई कमी हो सकती है फीमेल पार्टनर में, और कभी मेल पार्टनर में कोई कमी हो सकती है. तो उसके कारण क्या होता है कि बच्चे नहीं हो पाते हैं. तो इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं. तो भारत सहित पूरे विश्व में बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो इनफर्टाइल हैं, या कह सकते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं हैं. उनके पास बहुत सारे तरीके अब आ गए हैं, लेकिन पहले इस तरीके के कोई तरीके भी नहीं थे. तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. फिजिकल कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का, यानी कुछ शरीर में कमी हो. कॉन्जेनाइटल कारण हो सकता है. डिजीजेस उसका कारण हो सकती हैं. ड्रग्स, दवाइयां जो ली जाती हैं अलग अलग रोगों को ठीक करने के लिए, वो ड्रग्स भी उसका कारण हो सकती है. कुछ इम्यूनोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल कारण भी इसके हो सकते हैं.
तो भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत सारे दंपति हैं जो बंधे हैं, जिनको बंधे हैं मतलब कि इनफर्टाइल हैं, जिनके पास बच्चे नहीं है, या ये कह सकते हैं कि एक लंबे समय तक सेक्सुअल रिलेशन में रहने के बावजूद भी उनके पास बच्चे नहीं होते हैं, वो असमर्थ होते हैं बच्चे पैदा करने में। तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक कारण हो सकता है, कोई जन्मजात रोग हो सकता है, कुछ औषधियां हो सकती हैं, है ना, तो ये कारण हो सकता है, ठीक है। और कुछ कारण हैं जो मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। तो भारत में बच्चों में, दंपतियों में बच्चा ना होने का दोष जो है वो किसको, स्त्रियों को ही दिया जाता है। मतलब ये माँ नहीं बन सकती, इस तरीके से बोला जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फीमेल पार्टनर के साथ साथ मेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप लोग क्लास 12th में, आपको पता है कि बच्चे होने के लिए मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स का समान रूप से सहभागिता जरूरी है। अदरवाइज जो लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो दोनों अगर समान रूप से सहभागी नहीं हो तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में नहीं हो सकता। तो लोगों को लगता है कि केवल फीमेल में, लड़की में ही कमी होगी, लेकिन कभी कभी वो कमी मेल पार्टनर में भी हो सकती है ना। तो बहुत सारे इनफर्टिलिटी के क्लिनिक हैं जो इसकी जांच में हेल्पफुल हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं, और इसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स है उनका उपचार करके, उनका मेडिकेशन के द्वारा क्या होता है, फिर बच्चे हो जाते हैं। तो आजकल उसके बहुत सारे तरीके हैं। कुछ ऐसे हैं जहां पर इन दोषों को संभव करना ठीक नहीं है, मतलब ठीक करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं जिससे क्या करते हैं कि वो बच्चा पैदा कर पाते हैं, है ना। तो ये कुछ जो टेक्निक्स हैं वो क्या कहलाती हैं, तकनीकी सहायक जनन प्रौद्योगिकियां या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं। Many couples all over the world are unable to produce children. Some of the reasons for infertility are congenital diseases, drugs, immunological and psychological factors. Specialized fertility clinics can help diagnose and treat infertility. कुछ specialized fertility clinics हैं जो इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकती हैं और डायग्नोस किया जा सकता है। The couples can be assisted to have children through techniques called assisted reproductive technologies, यानी कि शॉर्ट में उसको आप ART कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें कुछ कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। पहली टेक्नोलॉजी जो यूज होती है वो है बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आपने दैनिक जीवन में अपने चलते हुए बहुत सारे पोस्टर्स देखे होंगे दीवारों पे, बहुत सारे एड्स देखे होंगे जहां पे ये बोला जाता है कि IVF क्लिनिक, यहाँ पे इनफर्टिलिटी का सही तरीके से इलाज किया जाता है, बहुत सालों से ठीक है ये क्लिनिक, इनके इतने सारे रिजल्ट्स भी दिखाए जाते हैं कि हाँ इन्होंने इतने सारे IVF किए हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF होता क्या है, जिसको आप पात्र निषेचन भी कह सकते हैं। फर्टिलाइजेशन शब्द का मतलब आप सभी को पता है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन। हमको जानना है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, जिसको आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, परखनली शिशु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि परखनली में किसी शिशु का विकास तो नहीं हो सकता। परखनली शिशु उसको क्यों कहते हैं? द फॉलोइंग टेक्निक्स आर इंक्लूडेड इन IVF। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको यूज किया जाता है, लेकिन आपको पहले बेसिकली जानना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि IVF जो है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, वो कॉन्सेप्ट क्या है और वो कैसे काम करता है। तो जो आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के बाहर, यानी कि शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर, लेकिन लगभग शरीर के अंदर जिस तरीके की स्थितियां होती हैं वैसी ही स्थितियां बनाई जाती हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन करवा करके जो एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो सकता है उसको आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इन विट्रो का मतलब किसी पात्रे निषेचन का मतलब परख नली के अंदर कराया जाने वाला फर्टिलाइजेशन। तो इस विधि में
लोकप्रिय रूप से जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसको इसी टेस्ट ट्यूब बेबी वाले कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो प्रयोगशाला होती है, लैबोरेटरी होती है, उसमें पत्नी का या जो डोनर फीमेल होती है, दाता स्त्री होती है, उसके ओवम से पति के या जो डोनर मेल है उसके स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसको फिर अनुकूल परिस्थितियां दी जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियां देने के बाद उसको फिर जाइगोट बनने के लिए इंड्यूस किया जाता है कि उसका जाइगोट बन जाए। और फिर जाइगोट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, ZIFT, जिफ्ट कहते हैं। इसको एक बार बिल्कुल पहले कहानी की तरह समझ लेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। अब उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है ना, विभाजन स्टार्ट हो जाता है। तो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर जब बनता है तो क्या कहलाता है, ब्लास्टोमियर कहलाता है ना। तो ब्लास्टोमियर में फिर चेंज होने के लिए फिर उसको उसके बाद यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। और ये जो ट्रांसफर किया जाता है इसको इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर या IUT कहते हैं। तो बहुत सारी स्त्रियों में जिनमें गर्भधारण की समस्या रहती है तो उनकी हेल्प के लिए ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम लोग पहले अभी जानेंगे इसके बारे में कि किस तरह से होते हैं। इसमें एक टेक्निक है बच्चों, सैरोगेसी। सैरोगेसी टेक्निक है। तो सैरोगेसी में क्या होता है कि जो सैरोगेसी होती है, सैरोगेसी शब्द का नाम सभी बच्चों ने सुना होगा। तो सैरोगेसी क्या होती है कि सैरोगेसी में दिस इज अ टेक्निक which is used for women who face problem in implantation of embryo in uterus। ये जो सैरोगेसी की टेक्निक है इसके लिए मतलब ये इन लोगों में कराई जाती है जिसमें जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी इतना ज्यादा सक्षम नहीं होती कि उसके यूट्रस में जाइगोट का इम्प्लांट हो सके, मतलब वो इम्प्लांटेशन होने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए सैरोगेसी कराई जाती है। अब इस टेक्निक में होता क्या है, इन दिस टेक्निक द डोनर ऑफ द oocyte is the woman itself who has problem in implanting the embryo in the uterus। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि जो ओवम देने वाली, मतलब ओवम जो होता है वो उसी लेडी का होता है जिसको इम्प्लांट होने में प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए कि मेरा शरीर साथ नहीं देता और मेरे यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो सकता है, तो क्या करूंगी, मैं डोनेट कर दूंगी ओवम को और वो किसी दूसरी लेडी के शरीर में पहुंचाया जाएगा जाइगोट बना करके, है ना। और उसके यूट्रस में मतलब किसी जिसको कहते हैं किराए की कोख कह सकते हैं। तो इसके लिए सैरोगेसी कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि लोग खुद से करते हैं, अदरवाइज क्या होता है इसके लिए पे करना पड़ता है। तो सैरोगेसी जो है वो इंडिया में अभी इस तरीके से लीगल नहीं है ना। तो इन दिस टेक्निक द डोनर ऑफ द oocyte is the woman itself who has problem in implanting the embryo in the uterus। The collected oocyte is fertilized when with the sperm of her husband in a test tube। यानी कि अगर पति पत्नी को बच्चा चाहिए तो केवल शरीर किसी दूसरी फीमेल का यूज होगा, लेकिन स्पर्म और ओवम जो है वो पति पत्नी के ही यूज होंगे। और फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया जाएगा, टेस्ट ट्यूब में कराया जाएगा। द एम्ब्रियो विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद आप सबको पता है, अंडरस्टूड है, क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो जब जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करा दिया जाता है किसी दूसरी फीमेल के यूट्रस में, ठीक है। विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल हु इज कॉल्ड द सैरोगेट मदर। क्या कहलाता है, वो सैरोगेट मदर कहलाती है। मतलब किसी दूसरे का बच्चा किसी दूसरे के पेट में पले, तो इस प्रक्रिया को, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, सरोगेसी कहते हैं, जिसमें
अगर कपल हैं तो कपल का स्पर्म और ओवम दोनों यूज होगा, एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा और उसके बाद उस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन दूसरे किसी फीमेल के यूट्रस में करा दिया जाएगा और 9 महीने तक वहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा शिशु के रूप में और उसके बाद फिर नॉर्मल पार्चुरेशन होगा। लेकिन वो बच्चा जो है वो किसका कहलाएगा, वो पति पत्नी का ही बच्चा कहलाएगा जिसका स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज कराया गया था। ठीक है, तो इसमें जिस मदर के गर्भ में बच्चा पलता है वो सरोगेट मदर कहलाती है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे, आप ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स का जो यूज होगा, जो जीन्स होंगे वो अपने माता पिता के ही होंगे। ठीक है, क्योंकि जीन्स को आगे लेके जाने का काम कौन करते हैं, स्पर्म और ओवम करते हैं। हम बात करेंगे ZIFT टेक्निक के बारे में, जिफ्ट के बारे में बात करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे, जिफ्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये क्या है, इसके अंतर्गत जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है या जाइगोट होता है, उसको 8 सेल्ड ब्लास्टोमियस अवस्था पर क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला रीजन में, तो एम्पुला रीजन से 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज तक आते आते ही उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद वो अपने आप जाके यूट्रस में लग जाता है और इम्प्लांट होके फिर ग्रो करने लगता है। इट स्टैंड्स फॉर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। In ZIFT, the sperm from a donor male and the ova from a donor female are fused in the laboratory. क्या मैंने कहा कि कृत्रिम विधियां हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही थी तो फर्टिलाइजेशन कहां पे कराया जा रहा है, प्रयोगशाला में करा दिया जाता है। The zygote so formed is transferred into the fallopian tube at the 8 blastomeres stage. यानी कि ज्यादातर ट्रांसफर कहां हो रहा है, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और टेक्निक है बच्चों, IUT। IUT के बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो IVF के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि IVF क्या है, कि बॉडी के बाहर लगभग शरीर के अंदर जैसी कुछ सिमिलर कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, इस मेथड को आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से ज्यादातर जाना जाता है। तो इसमें वाइफ या जिसको आप डोनर या फीमेल कह सकते हैं उससे ओवा, और हस्बैंड या जिसे डोनर मेल कह सकते हैं उससे स्पर्म को कलेक्ट करके क्या करते हैं, लैब में अनुकूल परिस्थितियों में सिमुलेटेड कंडीशंस में जाइगोट बनने के लिए प्रेरित किया जाता है और उसके बाद फिर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है ZIFT के द्वारा। इसमें जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर्स तक की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अगर 8 सेल्ड स्ट्रक्चर होगा उसको ट्रांसफर करते हैं तो वो ZIFT कहलाता है। लेकिन अगर 8 से ज्यादा सेल्स हो गई तो 8 से अधिक ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को यूट्रस में अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये टेक्निक इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर या IUT कहलाती है। इट स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। इन दिस टेक्निक embryos with more than 8 blastomeres are transferred into the uterus। यानी कि अगर 8 सेल से ज्यादा हो चुके हैं तो उनकी ट्रांसफर यूट्रस में जब की जाती है तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं, IUT कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक और टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे। टेक्निक्स के बारे में बुक में भी लिखा हुआ है लेकिन इसको डिटेल में आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। गिफ्ट, इट स्टैंड्स फॉर गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। उसको शॉर्ट में करेंगे तो G फॉर गैमीट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फेलोपियन और T फॉर ट्रांसफर। इन गिफ्ट, females who cannot produce ovum but can provide suitable conditions for the fertilization of ovum are provided with ovum from a donor। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है, गिफ्ट यानी कि कुछ उपहार स्वरूप, जिस फीमेल का शरीर ऐसी परिस्थितियां दे सकता है जिसमें बच्चे की ग्रोथ हो सके यूट्रस के अंदर, लेकिन वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने में, मतलब जिसके
ओवरी में कुछ इशू है, सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं हो पा रहा है और सारी चीजें ठीक हैं, तो वो ले सकता है, रिसीव कर सकता है किसी से ओवम, किसी डोनर से ले सकता है। डोनेट करवाने के बाद उस ओवम को फिर सुटेबल कंडीशंस दे सकता है जिससे ग्रोथ हो सकती है एक बच्चे की। तो इस तरह से अगर ओवम को लिया जा रहा है गिफ्ट में, तो इस प्रकार की परिस्थिति को आप क्या कहते हैं? गिफ्ट कहते हैं गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसमें ओवम का ट्रांसफर करवाया जाता है। ठीक है। दूसरी टेक्निक है बच्चों ICSI। ICSI क्या है? व्हाट इज ICSI? इट स्टैंड्स फॉर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। In this method, sperm is directly injected into the cytoplasm of the ovum. तो टेक्नोलॉजीज हैं, अब धीरे धीरे डॉक्टर्स, मतलब हर चीज में ग्रोथ हो रही है ना बच्चों, सारी चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत ग्रोथ हो चुकी है ना। ये सारी टेक्निक्स पहले नहीं पॉसिबल थी, पुराने समय में ये सारी टेक्निक्स नहीं पॉसिबल थी, लेकिन अब बहुत सारी टेक्निक्स, रिसर्चेज होती रहती हैं, पर डे बहुत सारी रिसर्चेज होती रहती हैं, तो ये टेक्निक्स अब सामने आ गई हैं धीरे धीरे। ICSI इट स्टैंड्स फॉर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि जिसमें ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाए, ऐसी टेक्निक ICSI कहलाती है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये क्या टेक्निक है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन दिस टेक्निक the semen collected from the husband or a donor is injected into the uterus. This causes the infertility arising from the inability of the male partner to ejaculate or due to low sperm count. कभी कभी क्या होता है कि खान पान के कारण या किसी व्यसन के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण मेल साथी में ये प्रॉब्लम होती है कि वो स्पर्म्स को ओवम तक पहुंचा पाने में सक्षम नहीं होता है, उसमें कोई इशू हो तो फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लिया जाता है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रयोग ऐसे इनफर्टाइल केस में करते हैं जहां पे मेल पार्टनर फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर सकते, और इजैकुलेशन में क्या होती है, स्पर्म्स का काउंट जो है, स्पर्म्स की संख्या जो है वो लो स्पर्म काउंट होता है। तो क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पर्म्स की जरूरत होती है, वो नहीं उतना पॉसिबल होता है, उतना संख्या में नहीं होते हैं, तो इसलिए उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। ठीक है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं उपस्थित, लेकिन इन सभी टेक्निक्स में जो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होते हैं बच्चों, तो उनकी एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, परिशुद्धता की हैंडलिंग की जरूरत होती है। ये बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं, बहुत महंगी भी होती हैं, और इस तरीके की सुविधाएं भारत वर्ष के कुछ ही शहरों में, कुछ बड़े शहरों में उपलब्ध हैं। इनका जो लाभ है वो भी केवल सीमित वर्ग के लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। इन मेथड्स को अपनाने में इमोशनल, धार्मिक, सोशल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा निर्धारक होते हैं। कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि उनका अल्टीमेट एम जो है वो क्या है। इन जितने भी प्रोसीजर्स के बारे में मैंने आपको बताया, गिफ्ट के बारे में, IUT, टेस्ट ट्यूब बेबी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन सारे टेक्निक्स का जो कह सकते हैं जो उसका लक्ष्य है वो क्या है, संतान प्राप्ति है ना। तो अगर भारत में बहुत सारे अनाथ बच्चे भी हैं, बहुत दीनहीन भी हैं, तो अगर उनकी केयर नहीं की जाएगी तो वो जीवित नहीं रहेंगे। तो हमारे देश का जो कानून है वो छोटे बच्चों को गोद लेना शब्द के बारे में आप सभी ने सुना है ना, लीगली किसी को अडॉप्ट कर लेना, उसकी परमिशन देता है हमारे भारत देश का कानून, जिसमें जो कपल बच्चे के इच्छुक हैं वो चाहें तो पेरेंटहुड को एंजॉय करने के लिए अडॉप्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, जो अनाथ बच्चे हैं उनको माँ बाप मिल जाएंगे और जो उनकी केयर भी अच्छे से हो जाएगी, और जिन माँ बाप के पास बच्चे नहीं हैं उनको बच्चा भी मिल जाएगा, और इन टेक्निक्स का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी टेक्निक्स आ गई है रिसर्चेस के बाद, तो बहुत सारी लोग इसका यूज भी करते हैं। अब देखिए, जो परखनली शिशु होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है या टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, उसकी क्या क्या, उसमें कौन कौन सी
स्टेप्स होते हैं जिससे ये हो पाता है। इन विट्रो निषेचन जो है परख नली में होने वाला, इसमें जो सामान्य स्त्री होती है उसके यूट्रस में एम्ब्रियो के ट्रांसफर की टेक्निक को क्या कहते हैं? परख नली शिशु कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो स्त्री के गर्भाशय में जो ट्रांसफर किया गया एम्ब्रियो है वो विकसित होता है, सामान्य रूप से जन्म भी लेता है ना। और इस टेक्निक का प्रयोग ऐसी लेडीज में ही किया जाता है ज्यादातर जिनकी फिलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनका ओवरी भी नॉर्मल होता है और यूट्रस भी नॉर्मल होता है। अगर उस ट्यूब में प्रॉब्लम होती है, ओविडक्ट में प्रॉब्लम होती है, फिलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होती है, तब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब इस वाली टेक्निक का यूज तभी किया जाता है। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयास था, सबसे पहला बार किया गया टेस्ट ट्यूब बेबी था, वो इटली के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर पेटुसी। उन्होंने 1959 में किया था। परख नली शिशु जन्म की प्रक्रिया क्या होती है कि इसमें सबसे पहले जो फीमेल है, फीमेल के सर्विक्स से सिरिंज के द्वारा क्या किया जाता है? नॉन फर्टिलाइज्ड एग लिया जाता है और इसको फिर एसेप्टिक कंडीशंस में सेफ रखा जाता है और मेल पार्टनर से स्पर्म भी कलेक्ट कर लिए जाते हैं और उसके बाद फिर उसको कल्चर मीडियम में इसका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है और जाइगोट को उसी परिस्थिति में 32 सेल्ड स्टेज तक उसको ग्रो होने दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसको उसी फीमेल पार्टनर के एंडोमेट्रियम में, यूट्रस के, मैंने आपको बताया था यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, तो इनर मोस्ट लेयर जो शेड ऑफ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, उसी एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर क्या होता है? इम्प्लांट होता है। तो उसी एंडोमेट्रियम लेयर में क्या किया कर दिया जाता है? उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है या कह सकते प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से तब फिर फीमेल जो पार्टनर है उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और फीटस का जन्म विकास उसका गर्भाशय में ही होता है, यूट्रस में ही होता है। यानी कि केवल फर्टिलाइजेशन कराया गया शरीर के बाहर और उसके अलावा और सारी जो ग्रोथ थी बच्चे की वो किस में हुई? सामान्य रूप से महिला के शरीर के यूट्रस में ही इम्प्लांट कराया गया और उसी में ग्रोथ हुई और सामान्य रूप से जन्म हुआ। तो इस प्रकार का जो शिशु जन्म होता है बच्चों, इसको हम परख नली शिशु कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? परख नली शिशु कहते हैं, ठीक है। तो आपने इन सब चीजों के बारे में जान लिया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में जान लिया, ICSI के बारे में जान लिया, GIFT के बारे में जान लिया, टेक्निक सारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक बताना चाह रही थी, थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाह रही थी, जो एक हमने बात करी थी एमनियोसेंटेसिस के बारे में। क्या बात करी थी हमने? एमनियोसेंटेसिस के बारे में बात करी थी। तो इसका खाली हम लोगों को नेगेटिव पार्ट समझ में आया था कि एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया से क्या कर लेते हैं, कभी कभी एमनियोसेंटेसिस से फीमेल फिटिसाइड की घटनाएं बढ़ गई थी। यानी कि लोग पता लगा लेते थे कि गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी है, लेकिन जो एमनियोसेंटेसिस का बेसिक टेक्निक है वो, उसका कारण क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी। तो उसका जो मेन महत्व है बच्चों, वो किसी विकृतियों की जांच करना है। तो इसको एमनियोसेंटेसिस को उल्व भेदन कहते हैं, उल्व भेदन कहते हैं। इसमें अगर मान लीजिए गर्भ में पल रहा बच्चा जो है उसके अंदर कोई जन्मजात रोग है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है, कोई उसके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं उसका भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन अब इसका क्या होने लगा? दुरुपयोग होने लगा। तो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट लागू है भारत देश में, जो 1994 में लागू की गई है। और इस टेक्निक में अगर इस एक्ट का कोई उल्लंघन करता है तो उसको 50,000 रुपए का जुर्माना है और 2 साल के कारावास की सजा
है। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने इनफर्टिलिटी के बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करी। आप सबको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझा दिया गया कि गिफ्ट क्या होता है, आईयूटी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपने जाना। एमनियोसेंटेसिस के बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके थे, आज भी हमने थोड़ी सी चर्चा करी। ये चैप्टर आप लोगों का आज कंप्लीट हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।